हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको ही कंटिन्यू किया था क्योंकि ये चैप्टर है जो हमारा अभी थोड़ा सा रहता है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी मैं उनको बता देती हूँ बच्चे, इस चैप्टर की हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने ये डिफेक्ट वाला किया था, कितना इंटरेस्टेड था ना ये। हमने करेक्शन भी बताई थी साथ के साथ ही कि नियर साइटनेस है तो ये यूज़ करेंगे, फार साइटनेस है तो ये यूज़ करेंगे। तो जिन बच्चों ने वो कल वाली क्लास देखी थी, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन है कि आपने आज कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर नियर साइटनेस की प्रॉब्लम है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे करेक्शन के लिए, अगर फार साइटनेस की प्रॉब्लम है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चे, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और जिन्होंने नहीं देखी भाई, तो आप लोग पहले वो क्लास ज़रूर देखें जाके, सो दैट आप भी कमेंट कर पाओ और करेक्ट आंसर मुझे दे पाओ। और कल की क्लास में हमने और क्या किया था, टॉपिक हमने एक और किया था ये प्रिज्म वाला, ठीक है। और ये बोर्ड वाली क्लास सच इसकी रह गई थी, माइंड से स्किप हो गया था, सही बताऊँ मैं, आज मैं डाल दूँगी ये, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास आज की क्लास में जो टॉपिक है डिस्पर्जन वाला हमने कर लिया था, रेनबो वाला है ना, सभी को मतलब पता ही है जिन्होंने लगाई है क्लास। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल रिफ्रैक्शन है वो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने डिस्पर्जन पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन का होना, ओके। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप ना बहुत देखते हो अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि कोई फेस्टिवल होता है, लाइक दिवाली ही लगा लो। दिवाली पर बच्चे वो कितने टाइप के मतलब पॉपअप वगैरह जलाते हैं, जैसे, ठीक है, फायरवर्क वगैरह चलाते हो आप लोग सभी। देखो वैसे तो गलत है इनको चलाना, पोल्यूशन का सोर्स है, पर कोई नहीं मानता है ना किसी के कहने से, वो तो अपनी खुद की ही वो होती है, जिस काम को नहीं करना तो नहीं करना है ना। तो फायरवर्क में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्लिकरिंग का, ठीक है। फ्लिकरिंग मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना झिलमिलाना, वो उसको हम बोलते हैं फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। तो ये फ्लिकरिंग होती क्यों है, ये इस तरह से होती है हमारे पास, जैसे हॉट एयर होती है ना, तो हॉट एयर के ऊपर हमारे पास जो मतलब रेडिएटर जो होते हैं, वहाँ पर जो फायर है वो ज़्यादा हॉट होती है एज़ कम्पेयर टू उसके थोड़ा ऊपर, ठीक है। जैसे फायर है, फायर का मतलब आप 3 लेवल लगा लो, जो फर्स्ट लेवल है वहाँ पर हॉट सबसे ज़्यादा होगी, थोड़ा ऊपर गए थोड़ा कम हॉट होगी, उससे ऊपर गए बिल्कुल कम हॉट होगी। नॉर्मल सी बात है, गर्मी इसमें सर्दियों में जैसे ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कई बार हाथ सेकते हैं, घर पे कुछ जला लेते हैं, लकड़ी जला लेते हैं या कुछ भी, तो सभी क्या करते हैं उसके जितना हो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, क्यों, पास में वो ज़्यादा होटर है। अभी आप उससे 3-4 फीट की दूरी पर बैठोगे तो क्या आपको वो होटर है जो वो फील होगी, जो उसकी सेंसेशन जो आप लेना चाहते हो, तो वो नहीं फील होगी बच्चे। अच्छा, जो फ्लिकरिंग है, मुझे लगता है कि शायद इसको आपको थोड़ा और दिखाने की ज़रूरत है। चलो हम इसकी इमेज देखते हैं एक बारी फ्लिकरिंग के लिए। तो ये देखिए, ये बैक फ्लिकरिंग दिखा रखी है यहाँ पर, और फायरवर्क अब सभी को याद भी आ गई होगी। और आजकल तो इतने टाइप के फायरवर्क होते हैं और उनकी जो फ्लिकरिंग होती है बहुत सुंदर सुंदर होती है ना। जैसे न्यू ईयर वगैरह पर वैसे लिखा भी आ जाता है, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं वो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको फ्लिकरिंग का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ, हमारे पास क्या होता है, जो हॉटर एयर होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कूलर एयर, ठीक है। एक एयर जो ऊपर है वो कूल है, नीचे वाली है हॉट है, जो हॉट है उसकी डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वाली एयर है जो कूलर एयर है, ठीक है। और डेंसिटी अगर कम होगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी स्लाइटली कम होगा, ठीक है बच्चे। और हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है एयर, यानी कि हमारे पास वो हमारे पास स्टेशनरी नहीं होती। स्टेशनरी मतलब कि वो फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी किसी ने देखा है कि एयर एक जगह पर हो, तो वो तो मूवेबल होती है ना। तो हमारे पास क्या होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एयर की पोजीशन होती है अपरेंट पोजीशन होती है, ठीक है। हॉट एयर की लगा लो या फिर
तो यही रीज़न होता है, फ्लिकरिंग होती है, फ्लक्चुएट करती रहती है वो, ठीक है। और ये इस तरह से वेवरिंग बोलते हैं हम इस फिनोमिना को। जो वेवरिंग है हमारे पास, ये इफ़ेक्ट है, किसका इफ़ेक्ट है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, ठीक है। यानी कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके बच्चे, ये हम स्मॉल स्केल पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, ठीक है, लार्ज स्केल पर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आपका फिनोमिना होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हैं, तो वो हमारा जो फिनोमिना होता है किसके ऊपर बेस होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस होता है, ठीक है। चलो अब हम इसको समझते हैं कैसे होता है, क्योंकि इसीलिए हमने पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से समझा था, ताकि फिर आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में उसकी एक्सप्लेनेशन है जो समझ आ जाए, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें एक्सप्लेनेशन है इसकी, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा समझा दूँगी। जब मैं पूरा समझा दूँगी फिर आपने इसको पढ़ना है और फिर देखना है कि कोई लाइन आपकी छूटी तो नहीं कि जिसका मीनिंग आपको ना समझ आया हो, ठीक है बच्चे। तो फर्स्टली तो आपने यही बताना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ द फिनोमिना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चे। तो होता क्या है देखो, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्काई में जो स्टार की लाइट होती है, ठीक है, स्काई से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो। लेकिन अर्थ के पर एंटर करने से पहले स्काई में इतने लेवल्स होते हैं, उस अलग अलग पाथ से वो पास होती है और कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर रिफ्रैक्शन होते रहते हैं, ठीक है बच्चे। तो वो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर मीडियम अलग अलग होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो वो भी चेंज होता रहता है। इसीलिए जो रिफ्रैक्शन है वो भी चेंज होता रहता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, ठीक है जी। और नेक्स्ट अब क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो बेंड कर देता है स्टार की लाइट को टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमने ये फिनोमिना पढ़ा है ना कि हमारा जो पाथ है लाइट का वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। जब रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है बच्चे। और यही रीज़न होता है कि जो स्टार होता है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है एक्चुअली पोजीशन से, जब हम इसको नियर द हॉरिजॉन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और ये रियल पॉइंट नहीं होता, ये वर्चुअल पॉइंट होता है। ये पॉइंट हमें कब दिखाई देता है, जब हम काफ़ी दूर से खड़े होकर, हमारे सामने सिर्फ स्पेस है, पूरा एयर ही एयर है, और आपको ना एक ऐसा पॉइंट लगेगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि बस अब तो अर्थ ख़त्म होगी, अर्थ और स्काई एक तरह से वहाँ मीटअप होते दिखाई देते हैं। सनराइज़ और सनसेट के टाइमिंग जो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद का होता है ना, वो वहाँ वो भी नियर द हॉरिजॉन दिखाई देता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की, वो हमारे पास स्टेशनरी नहीं होती, मतलब कि वो हमारे पास क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, चेंज होती रहती है, और वो चेंज होती है तभी वो ट्विंकल हमें लगता है, ट्विंकलिंग हुई लगती है उसकी, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या होता है, जो स्टार की अगर हम बात करें, उनका जो साइज़ की अगर बात करें तो वो पॉइंट साइज़ सोर्स है लाइट का, ठीक है। तो जो लाइट हमारे पास आती है, जो पाथ होता है रे ऑफ लाइट का जो स्टार से आता है, तो उसकी वेरिएशन होती रहती है, ठीक है। और जो उसकी अपरेंट पोजीशन है स्टार की फ्लक्चुएट करती रहती है। पोजीशन फ्लक्चुएट होने की वजह से जो स्टार की लाइट एंटर करती है हमारी आई में, वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी कि फ्लिकर करती रहती है, ठीक है। इसीलिए वो स्टार हमें कभी थोड़ा तेज कभी थोड़ा धुंधला इस तरह से दिखाई देता रहता है, ठीक है। और इसी को ट्विंकलिंग का बेसिकली मीनिंग ही क्या है, ट्विंकलिंग का मीनिंग यही तो है, कभी ब्राइट दिखाई देना कभी डल दिखाई देना, दिस इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ना, ठीक है। जैसे मेरे मतलब एक बात याद आ गई, जैसे ना कईयों को आई साइट जो प्रॉब्लम होती है, तो घर में भी ये बोलते हैं कि ना, जैसे जो ठीक सी एज के होते हैं हमारे दादी जी टाइप, तो वो लोग बोलते हैं ना, आंखों के आगे तारे से टूट रहे हैं, सुना है किसी ने? तो देखो वो चीज़ भी वही होती है, तो वो क्यों बोलते हैं ऐसे भी तारे से टूट रहे हैं, क्योंकि उनको फ्लिकरिंग होती रहती है वो, ठीक है। जिनकी आई साइट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको सबको होता है, ये हमें भी हो जाता है कई बारी, ज़्यादा टाइम तक आइज़ को क्लोज रखते हो ना, या फिर कई बारी जैसे कोई ज़्यादा ही ब्राइट सी लाइट होती है उस तरीके से, मतलब, ठीक है जी।
तो उस केस में होता है हमारे पास ये। ठीक है बच्चे, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टार की तो हमने बात कर ली। अच्छा, ये डायग्राम और देख लो बच्चे, यहाँ पर देखो अपरेंट पोजीशन दिख रही है स्टार की सभी को, जहाँ पर ये डॉट डॉट लगाए हुए हैं। ठीक है, और एक्चुअली पोजीशन ये है। तो देखो एक्चुअली क्या थी और अपरेंट क्या थी, डिफरेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो इसलिए क्या होती है, ट्विंकलिंग होती रहती है। नेक्स्ट है जो, जैसे हमारे पास स्काई में, हमारी गैलेक्सी में सिर्फ स्टार ही नहीं है, और भी बहुत सोर्सेज होते हैं लाइट के। तो अगर हम बात करें वहाँ पर प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, हमें सिर्फ स्टार ही क्यों ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। प्लैनेट होता है ग्रह, हिंदी में जिसको ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना, स्टार बहुत दूर हैं। ठीक है, पॉइंट साइज शोर हमने बोला है, बहुत दूर हैं वो, लेकिन जो हमारे प्लैनेट हैं वो अर्थ के क्लोज हैं। समझ रहे हो, प्लैनेट क्लोज हैं। हाँ जी, कहीं सोचो कि प्लैनेट दूर होते हैं, प्लैनेट पास में होते हैं आपके एज़ कम्पेयर टू स्टार। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको एक्सटेंडेड शोर्स की तरह मानते हैं। अगर हम प्लैनेट को ये माने ना कि एक प्लैनेट में लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज शोर्स है लाइट के, ठीक है, तो अलग अलग शोर्स से वेरिएशंस होगी, किसी से कम होगी, किसी से ज़्यादा होगी, और जो ओवरऑल उनका रिजल्ट मिलता है हमें, यानी कि जो एवरेज वैल्यू होती है उसकी, वो हमें ज़ीरो मिलती है। ठीक है, और वो रिज़ल्ट ज़ीरो मिलना मतलब कि जो उसका इफ़ेक्ट है उसका नल होना। कौन सा इफ़ेक्ट नल होना, ट्विंकलिंग वाला इफ़ेक्ट। ठीक है बच्चे, इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं डो नॉट ट्विंकल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार प्लैनेट वाला, फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है बच्चे, और कल हमने जो डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपका प्रिज्म वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस सनराइज़ एंड डिले सनसेट। ठीक है, जब सनराइज़ होता है ना, सुबह उठ के देखना, जब सनराइज़ होता है उठ जाते हो उस टाइम पे, अगर नहीं उठते तो एक दिन उठ के देख लेना। ठीक है, सनसेट सेट के टाइम पर तो होते ही हो जगे हुए, या उससे पहले ही सो जाते हो सभी हैं, उस टाइम तो होते हैं, क्योंकि रात को तो 11-12 बजे के बिना सोना नहीं होता ना। और अब तो आपकी छुट्टियां चली हुई हैं, अब क्यों आप उठोगे, अब तो लेट उठते होंगे सारे ही स्कूल टाइम पे, तो चलो आपकी मजबूरी है ना। तो चलो अच्छी बात है बच्चे, छुट्टियों का टाइम ही होता है एंजॉय करने का, एंजॉय किया करो। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है, बॉडी को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ कि एडवांस सनराइज़, जब सनराइज़ होता है ना उससे 2 मिनट पहले हमें वो दिखाई दे जाता है, वहाँ पर रेडिश हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसी तरह जब सन सेट होता है, छिप जाता है जब शाम को सूरज, उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, देखो यहाँ पर है ऑब्जर्वर, दिख रहा है डायग्राम, देखो एक बार सभी, अर्थ पर है ऑब्जर्वर और हॉरिजॉन पर ही दिखाई देता है ये भी हमें। ठीक है, सन की जो एक्चुअल पोजीशन है देखो हॉरिजॉन के पास है वो, और अपरेंट पोजीशन देखो वहाँ पर ऊपर है। ठीक है बच्चे, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मैं बताती हूँ देखो कैसे होता है। हमारे पास क्या होता है, जो एक्चुअल सनराइज़ होता है उसका मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन को क्रॉस कर गया सन। एक्चुअल तो यही मीनिंग है ना सनराइज़ होने का, हॉरिजॉन को सन क्या कर गया, क्रॉस कर गया। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन की अगर हम बात करें, और अपरेंट पोजीशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन। ठीक है जी, तो जो टाइम डिफरेंस होता है एक्चुअल सनसेट का और जो अपरेंट सनसेट का, वो हमारा 2 मिनट होते हैं। जो वो टाइम का डिफरेंस है ना वो हमारा होता है 2 मिनट। इसीलिए जो अपरेंट फ्लैटनिंग होती है सन डिस्क के सनराइज़ या फिर सनसेट पर, हमें 2 मिनट अर्लियर एंड 2 मिनट लेटर दिखाई देती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके बच्चे, नेक्स्ट है जो हमारे पास कॉन्सेप्ट दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर छोटा सा था लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टेड भी बहुत था और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस चैप्टर के बेसिक थे, तो वो चैप्टर भी अच्छे से करना है सभी ने, और ये चैप्टर तो करना ही है। ओके जी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है देखो, नेचर में हमने इतने सारे फिनोमिनाज हैं जो देख लिए। ठीक है, कल से और आज तक हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए, बट उनके अलावा और भी कई फिनोमिना होते हैं जो अभी आपने देखने हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल जो स्काई है उसकी तरफ देखो, उसका कलर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। वाटर है समुंदर में, उसका कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है,
वो देख के बताओ मुझे। सनराइज़ और सनसेट के टाइम वहाँ पर आपको कैसा कलर दिखाई दे रहा है वो देखो सभी लोग, ठीक है। तो इससे लास्ट जो क्लास है मतलब उसमें हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में मतलब 9th क्लास में, ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर है ये शायद, हाँ जी सेकंड चैप्टर है ये, मैटर की प्रॉपर्टीज़ की हम वहाँ पर बात करते हैं, वो सोल सोल्यूशन कोलॉइडल। जिन्होंने 9th क्लास अच्छे से की है उनको पता ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की थी हमने कोलॉइडल पार्टिकल से, और हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है वहाँ पर पाथ है जो लाइट का विजिबल नहीं होता, लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन में वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि साइज़ होता है जो पार्टिकल का वो रिलेटिवली लार्जर होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का तो एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हो। अगर मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैं श्योर नहीं कहती, मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखा दूँ, ठीक है। मेरी वो टॉर्च से मिली, अगर होती तो थी, बट वही है टाइम पे कई बार चीज़ें नहीं भी मिलती, तो मैं पक्का नहीं कहती, मैं ट्राई करूँगी कि आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का शॉर्ट है जो बना के चैनल पर अपलोड कर दूँ, ठीक है जी। तो अब स्कैटरिंग के बेस पे हमारे पास कुछ फिनोमिना होते हैं। स्कैटरिंग के बेस पे जो हमारा फर्स्ट फिनोमिना है दैट इज़ टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है बच्चे। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे पास, जैसे जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पेड़ हों, पेड़ काफ़ी ज़्यादा हों, जैसे आप लोग उस पर किसी लंबे चौड़े रास्ते पर मूव कर रहे हो, गाड़ी में हो आप लोग, ठीक है, जहाँ पर पेड़ कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा है, पेड़ों की लाइन, आप देखोगे एक टाइम से कहीं पर आपको सनलाइट का पाथ है जो वो विजिबल होगा, ठीक है। तो वो जो पाथ होता है लाइट का विजिबल होना, ठीक है, पार्टिकल्स हैं जो उसके दिखाई देते हैं, उस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है बच्चे। जब सनलाइट है जो पास करती है किसी कैनोपी से या फिर डेंसर एरिया से, उस टाइम पे उस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। और वो होता क्यों है, कैसे होता है, देखो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है काफ़ी सारे पार्टिकल्स का। उस पार्टिकल्स में कई टाइप के पार्टिकल्स हैं आपके, डस्ट है, एयर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर ड्रॉपलेट होगी, ठीक है। मिक्सचर हेट्रोजीनियस ही बोल दिया तो किसी भी टाइप के आ सकते हैं उसमें। तो जब हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट आएगी और इन पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी, उससे क्या होगा, ये पाथ है जो विजिबल हो जाएगा लाइट का, ठीक है। लाइट हमारे तक कैसे आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद। रिफ्लेक्शन में यही चीज़ पड़ी थी ना, ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई देते हैं कि सनलाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज़ में जाती है एंड ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय कोलॉइडल पार्टिकल, यही हमें क्या देता है, टिंडल इफेक्ट देता है। 9th क्लास में भी आप करके आए हो। और ये फिनोमिना हमें कब दिखाई देता है, व्हेन फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। रूम में भी आप लोग ये देख सकते हो। उसके बाद है मतलब स्कैटरिंग की वजह से पार्टिकल का पाथ है जो विजिबल होता है, ठीक है बच्चे। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। देखा है किसी ने, ये फॉरेस्ट में गए हो, कभी देखा हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ। अभी दिखाते हैं आपको इसकी इमेज। ये देखो भाई कितना अच्छा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो मतलब ये इमेज बहुत अच्छी लगी है। ये टिंडल इफेक्ट है जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, देखो मैं जूम करती हूँ, दिस इज सन, और यहाँ पर ये डेंस फॉरेस्ट है, और ये देखो पाथ है जो लाइट का कितने अच्छे से विजिबल है, पेड़ों के बीच में से कैसे लाइट आ रही है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके बच्चे, अब तो सभी को समझ आ गया होगा ना टिंडल इफेक्ट के बारे में। उसके बाद है हमारे पास, अब जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज पर, ठीक है। जो हमारे पास फाइन पार्टिकल होते हैं वो मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। और जिनका साइज़ बड़ा होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और अगर साइज है जो स्कैटरिंग पार्टिकल का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो स्कैटर्ड जो आपकी लाइट होती है वो वाइट भी दिखाई दे जाती है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है। जो क्लियर स्काई होता है उसका जो कलर होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है बच्चे, ब्लू दिखाई देता है। तो इसका क्या रीज़न होता है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के या फिर जो दूसरे पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिनका जो साइज़ है, ठीक है, वो स्मॉल है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है अगर उससे कम वेवलेंथ के हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में हम ये फिनोमिना हमें दिखाई देता है।
तो ये हमारे पास क्या होता है, जो स्कैटरिंग लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ की, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है ब्लू पे दूसरे की बजाय। जैसे रेड है, रेड की वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है, ब्लू की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ है जो ब्लू लाइट से 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, मतलब 2 गुना ज़्यादा है। और एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 1.8 टाइम्स। ठीक है बच्चे, तो जब हमारे पास सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से, तो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो स्कैटर्ड कर देते हैं ब्लू कलर को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, ब्लू को वो ज़्यादा अच्छे से स्कैटर कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड। तो जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है हमारी आई में फिर वो एंटर करती है। अब हमारी आई में ब्लू लाइट है, इसीलिए अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं है, और जो स्काई है वो हमें डार्क दिखाई देगा। और स्काई डार्क मतलब कैसा, डार्क टू जो पैसेंजर फ्लाई मतलब जो ऊपर वाले हैं ना, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं हम, या फिर जो पक्षियों के लिए लगा लो, उनको डार्क दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी हाइट पर जो स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है वो नहीं वहाँ पर होता, वो वहाँ प्रोमिनेंट नहीं होता, नीचे ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो होगी इसकी बात। अभी आपने देखा है कि आप रोड पर कहीं जा रहे हो, कहीं काम चल रहा है या कुछ भी, या फिर कहीं कुछ डेंजर वाला जोन होता है, आपको प्रोहिबिटेड होता है वो एरिया, तो वहाँ पर रेड कलर के सिग्नल लाइट हैं जो रखी होती हैं। तो वो क्यों रखी होती हैं बताओ? तो उसका एक रीज़न तो यही होता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है आपकी सबसे ज़्यादा होती है, और काफ़ी दूर से भी आपको वो रेड है जो दिखाई दे जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेन को रुकवाने के लिए भी रेड कलर का वो नहीं होता है, ताकि बहुत दूर से ट्रेन को वो दिखाई दे जाए। ठीक है, और बहुत दूर से हम संभल जाएं, अपने आप को संभाल लें। और एक और रीज़न है कि जो रेड है ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से इसकी जो स्कैटरिंग है स्मोक से या फिर फॉग से सबसे कम होती है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी दूर से भी इसको आराम से देखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, चैप्टर हो गया, वाओ, चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, चैप्टर हो गया। चलो अब हम चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास एकोमोडेशन की डेफिनेशन दे रखी है बच्चे। 1 मार्क में अगर डेफिनेशन आती है तो यही डेफिनेशन लिखनी है आपने, बस थोड़ा सा और लिख के आ जाना है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, हम फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें पास की और दूर की चीज़ें जब दिखाई दे जाती हैं, उस फोकसिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, उसको एकोमोडेट करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, द स्मॉल डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन। ठीक है, हमारे पास बिना प्रेशर के स्ट्रेन होता है कि उस पर कोई जोर ना डालना। ठीक है, तो वो स्मॉल डिस्टेंस जब हमारी आई है जो किसी ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाती है बिना किसी प्रेशर के, तो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, और या फिर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यंग अडल्ट के लिए नॉर्मल जो विज़न होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ओके जी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द कॉमन रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट ऑफ विज़न इंक्लूड। ये हमने कल की क्लास में किया था, बहुत इंटरेस्टेड है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिए है कमेंट बॉक्स में। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे पास जो ये नियर साइटनेस फार साइटनेस हैं, ठीक है, इनके जो करेक्टिव लेंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चे, ये है आज की क्लास का क्वेश्चन। तो जो कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं विज़न के, उनमें क्या क्या होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। मायोपिया मीन शॉर्ट साइटनेस, यानी कि इमेज है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो आपकी क्या होती है, रेटिना पर होती है। ये देखो इसमें आ भी गया, मैं ये बोलूँगी नहीं लेकिन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दे रखा है भाई। ये कुछ बच्चे ध्यान से नहीं सुनते ना क्लास, मतलब ठीक है, ये उनको नहीं पता लगेगा। जो आई है अपनी टोटल पावर ऑफ अकोमोडेशन लॉस कर देती है ओल्ड एज में जाके। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने डिस्पर्जन का किया था, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है बच्चे, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जो, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। अच्छा, कई बच्चे हैं ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार कि जैसे कुछ फिनोमिना दे देता है और वो पूछ लेता है कि इसका रीज़न बताओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि बेंडिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है, इज़ ड्यू टू, तो पेंसिल हमें बेंड दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अच्छा, द लेमन विल अपीयर अबव फ्रॉम द वाटर लेवल इन अ ग्लास। ठीक है,
वो क्यों होता है? वो भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वर्चुअल पोजीशन हमें उसकी दिखाई देती है, इमेज उसकी। ओके, अगर आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज़ डिपेंडिंग ऑन विच फिनोमिना, तो आपने बताना है ऑन डिस्पर्जन। अगर आपको पूछ लिया जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आपने बताना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए हैं कि कौन से फिनोमिना पर कौन से एग्जाम्पल होते हैं। 10th क्लास में ये क्वेश्चन श्योर आता है, 1-2 क्वेश्चन इस तरह का 1 मार्क में, ठीक है। और सिर्फ 10th क्लास में नहीं, जैसे ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो उसमें भी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बहुत आते हैं। ओके बच्चे, इंपॉर्टेंट फिनोमिना एंड रिलेटेड जो हमारे ये इवेंट होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है बच्चे। इंपॉर्टेंट फिनोमिना से रिलेटेड जो हमारे नेचुरल वो है हैपनिंग है। तो ये चैप्टर है जो आपका पूरा हो चुका है। अब ये इसकी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज भी छोटी ही है, 12 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। और इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आए, ये भी इसी चैप्टर में हुआ है ऐसा, है ना। इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन कम ही है मेरे ख्याल से, एक तो कल आए थे और एक फर्स्ट डे आए थे। थोड़े ही हैं, तो चलो मैं देखूंगी, अगर कम क्वेश्चन हुए ना इसके तो एक ही क्लास ले लेंगे इसकी, ठीक है, अगर ज़्यादा लेंथी ना बनती दिखी मुझे। हाँ, एक तो आपके ये आए थे, यही आए हैं शायद, ठीक है बच्चे। आपको पता है ना मैं क्वेश्चन की अलग से क्लास लेती हूँ, इन टेक्स्ट को मैं एक क्लास में करवाती हूँ, इन टेक्स्ट को एक क्लास में करवाती हूँ, ठीक है जी। तो देख लेंगे, अगर इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, एक ही क्लास 30 या 40 मिनट की अगर बन जाती है, 40-45 तक कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। क्योंकि वो तो क्वेश्चन आंसर की क्लास है भाई, वो तो मुझे पता है आपने कॉपी पेस्ट करना होता है, सुनना तो किसने होता है ना। सुन लिया जिस दिन उस दिन तो इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं आ जाएंगे एग्ज़ाम में, आपकी तारीफ़ नहीं हो जाएगी थोड़ी बहुत, है ना, यही बात नहीं होती है। बच्चे काम कर लिया करो ध्यान से, आज जो आपके पास टाइम है ये बहुत प्रीशियस टाइम है, बहुत वैल्यूएबल है। अब 10th से अक्रॉस जब कर जाओगे 11th में जाके रेगरेट करोगे कि ये चीज़ 9th में अगर ध्यान से पढ़ लेते ना, अभी ऐसे ही आंसर करते होते जैसे मेरे बगल वाला आंसर कर रहा है ना। तो बाद में पछताते हो आप लोग, बहुत पछताते हो, बेटर है टाइम रहते संभल जाओ। और जब फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा फिर देखना, अगर आपके आए ना 79%, आप पता मन मन में क्या सोचोगे, यार थोड़ी सी और मेहनत मैं कर लेता और मेरे 80% आ जाते और मैं भी बोल देता 80% है। 80 और 79 का अच्छा फ़र्क नहीं है, दिन रात का फ़र्क है बोलने का। आपके 89 आ गए तो आपको लगेगा काश मेरे 90 आ जाते, थोड़ा और पढ़ लेता। तो ये काश कुश बोलने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़े सभी बच्चे हैं जो 90 अक्रॉस वाले ही होंगे, ठीक है बच्चे। जैसे जैसे मैं काम करवाती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलते रहो, तो आपका जो स्कोर है कहीं भी नहीं घटेगा, ठीक है जी। बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम तक तैयारी करवाऊँगी आपकी, डोंट वरी, ओके बच्चे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास है जो आप सभी को समझ आई होगी। जिन बच्चों ने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी तो वो भी बच्चे ज़रूर देख लेना जाके, ठीक है जी। क्योंकि वही है जो पीछे वहाँ काम करवाया ये आज की क्लास में भी डिस्कस हुआ है। तो ये है ना कि आपको डायरेक्ट पार्ट 3 समझ नहीं आएगा, पहले आपको वो समझना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो चैनल को मैक्सिमम शेयर कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिखा है देखो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, ठीक है जी। अगर ये ना हो कि आपकी एक भी वीडियो है जो स्किप हो, क्या पता आपने कोई वीडियो स्किप कर दो, फाइनल पेपर में वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फिर वो काश ही रह जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जुड़े स्टूडेंट ऐसे काश पे रहें, ओके जी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाई।